8 दिन का मिशन 9 महीने लंबा कैसे हुआ? नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के लिए बोइंग स्टारलाइनर मिशन एक ऐतिहासिक लेकिन मुश्किल सफर रहा। स्टारलाइनर की पहली उड़ान में तकनीकी खराबियां, देरी और नासा की कड़ी परीक्षा हुई। लेकिन इस दौरान सुनीता और बैरी ने क्या किया? क्या वो 9 महीने बस इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग जैसे कई अहम कार्य किए जो अंतरिक्ष के भविष्य के लिए जरूरी थे। 5 जून 2024 यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई जब नासा ने बोइंग स्टारलाइनर को पहली बार इंसानों के साथ लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर आईएसएस जाने के लिए तैयार थे। यह एक 8 दिन का मिशन था, आईएसएस जाने और वापस लौटने के लिए। लेकिन जैसे ही स्टारलाइनर आईएसएस के पास पहुंचा, मिशन में दिक्कतें शुरू हो गईं। थ्रस्टर सिस्टम खराब हो गया, जिससे स्पेसक्राफ्ट की पोजीशनिंग प्रभावित हुई। हीलियम लीक होने लगी, जिससे मिशन कंट्रोल में चिंता बढ़ गई। नासा ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि स्टारलाइनर को पृथ्वी पर वापस भेजना पड़ा। लेकिन सुनीता और बैरी को आईएसएस पर ही रहना पड़ा और यहीं से उनकी 9 महीने लंबी यात्रा शुरू हुई। ये सब बिल्कुल एक मूवी के सीन की तरह हो रहा था। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं, बल्कि चलता फिरता साइंस लैब भी है। इन 9 महीनों में सुनीता और बैरी ने कई जरूरी काम किए। उन्होंने देखा कि गुरुत्वाकर्षण की कमी से हड्डियों का घनत्व घटता है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और हार्ट पर असर पड़ता है। उन्होंने इस पर कई प्रयोग किए, जिससे फ्यूचर के मार्स और मून मिशनों में मदद मिलेगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, जैसे प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। भविष्य में स्पेस कॉलोनियों के लिए खाना उगाने के तरीकों पर प्रयोग किए। लेकिन मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नासा और बोइंग के लिए सबसे बड़ा सवाल था, अब इन अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे लाया जाए? क्योंकि अंतरिक्ष में जाना जितना मुश्किल है, वहां से सुरक्षित वापसी भी उतनी ही चैलेंजिंग होती है। आईएसएस से लौटने के दौरान तेज रफ्तार, जबरदस्त गर्मी और खतरनाक लैंडिंग जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आईएसएस से प्रस्थान अनडॉकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने क्रू ड्रैगन, स्पेस एक्स या किसी भी स्पेस कैप्सूल में जाते हैं। कंट्रोल सेंटर से हरी झंडी मिलने के बाद कैप्सूल धीरे धीरे आईएसएस से अलग अनडॉक होता है। फिर कैप्सूल अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल कर पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। उसके बाद एक दूसरा चैलेंजिंग काम आता है, वायुमंडल में प्रवेश, एटमॉस्फेरिक री एंट्री। जब कैप्सूल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, तो इसकी गति लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है। फ्रिक्शन के कारण कैप्सूल के चारों ओर 1600 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से बचाने के लिए कैप्सूल में हीट शील्ड, गर्मी से बचाने वाली ढाल लगी होती है, जो गर्मी को सोखकर वाष्पित हो जाती है। इस दौरान कैप्सूल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स जबरदस्त जी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स महसूस करते हैं, जो उनके शरीर पर भारी दबाव डालता है। फिर लैंडिंग की बारी आती है, जिसमें सुरक्षित धरती पर उतरना है। इसकी शुरुआत होती है पैराशूट डिप्लॉयमेंट से। री एंट्री के बाद कैप्सूल लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर धीमा होने लगता है। सबसे पहले 2 छोटे ड्रोग पैराशूट्स खुलते हैं, जो कैप्सूल को स्थिर करने का काम करते हैं। फिर मुख्य पैराशूट, मेन पैराशूट्स खुलते हैं, जो कैप्सूल की गति को 25 किलोमीटर पर आवर तक धीमा कर देते हैं। इसमें लैंडिंग के लिए एक सैफ जगह देखकर लैंडिंग कराई जाती है। क्रू ड्रैगन और अपोलो कैप्सूल आमतौर पर समुद्र, ओशन में लैंड करते हैं, जिसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। लेकिन सोयूज कैप्सूल, जो एक रसियन कैप्सूल है, आमतौर पर कजाकिस्तान के रेगिस्तान में लैंड करता है। लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को झटका महसूस होता है, लेकिन स्पेशल सीट्स और एयर बैग्स उन्हें सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद रिकवरी ऑन ऑपरेशन चालू होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालना होता है। जैसे ही कैप्सूल लैंड करता है, रिकवरी शिप्स या हेलीकॉप्टर्स तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। गोताखोर डाइवर्स कैप्सूल को स्टेबलाइज करते हैं और अटैचमेंट लगाते हैं। फिर एक स्पेशल क्रेन की मदद से कैप्सूल को रिकवरी शिप पर लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री महीनों तक माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं, जिससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है। धरती पर लौटते ही उन्हें थकान, चक्कर और मसल वीकनेस महसूस होती है। इसलिए डॉक्टर्स सबसे पहले ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और नर्वस सिस्टम का टेस्ट करते हैं। इसके बाद नासा या रॉसकॉस्मोस की मेडिकल टीम उनकी हेल्थ रिकवरी के लिए स्पेशल फिजियोथेरेपी देती है। तो दोस्तों, आईएसएस से लौटना एक आसान काम नहीं,
बल्कि विज्ञान और तकनीक का एक जबरदस्त नमूना है। अगर एक भी सिस्टम फेल हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री की जान पर बन सकती है। नासा और स्पेस एक्स इस प्रोसेस को हर मिशन के साथ और बेहतर बना रही है। आपका क्या ख्याल है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ISS से लौटने वाले कैप्सूल में सफ़र करना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।